प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, अगले 100 दिन नई ऊर्जा, उत्साह और जोश से करना है काम। विकसित भारत के लिए तीसरा टर्म जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया अस्थिरता, परिवारवाद, तुष्टीकरण की जननी। कहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने का भी किया काम। राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 4 पीढ़ियों तक नहीं बदलते थे नेता, अब भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा से जुड़ रहे हैं ये लोग। भव्य राम मंदिर पर भी प्रस्ताव पारित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जुलाई अंत तक बढ़ाए जाने के फैसले को मिली मंजूरी। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी, जबकि पंजाब के 7 जिलों के 20 थाना क्षेत्रों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी। किसानों के विरोध प्रदर्शन से लोगों को भारी परेशानियों का सामना। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना। गिरफ्तार टीएमसी नेता शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी छोड़ा महासचिव का पद। अखिलेश पर मुसलमानों की अनदेखी का लगाया आरोप। उधर कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज। भारत ने रिकॉर्ड 434 रनों से जीता राजकोट टेस्ट। रन के अंतर से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। यशस्वी का दोहरा शतक, जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। पहली बार जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। थाईलैंड को दी शिकस्त। अनमोल खरब ने जीता निर्णायक मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए अगले 100 दिन के लक्ष्य निर्धारित कर प्रत्येक लाभार्थी तक, फर्स्ट टाइम वोटर तक पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व कांग्रेस की परिवारवादी, अस्थिरता वाली नीतियों से देश को बचाने का होना चाहिए। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो फिर एक बार मोदी सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं को ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेदाग कार्यकाल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समर्पित सरकार की वजह से है। बीते 10 साल में देश ने $1 ट्रिलियन से लेकर $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक का सफर तय किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले हैं। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं
करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिन तक मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया। देश के हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के सरकार के कामों को पहुंचाने और युवाओं को 18वीं लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जागरूक करने की भी अपील की। साथ ही विपक्ष के झूठे वादे से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व कांग्रेस की परिवारवादी और स्थिरता वाली नीतियों से देश को बचाने का होना चाहिए। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगने वाली कांग्रेस पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कंफ्यूज कांग्रेस देश के लिए सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा पुरजोर तरीके से दोहराया। एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। शैलेंद्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जुलाई अंत तक बढ़ाए जाने के पार्टी कार्यकारिणी के फैसले को मंजूरी दी गई। रविवार को अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पेश किए गए। भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया। दूसरा संकल्प जो पारित किया गया वो है भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा, जिसे लेकर अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। इसी संकल्प के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जाने के ये संदेश हैं। फिर से मोदी सरकार के गठन के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता ये गाना भाजपा का थीम सॉन्ग है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को लॉन्च किया गया। इस थीम सॉन्ग को 14 भाषाओं में गाया गया है। इसमें हर वर्ग और समाज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र भी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन 2 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए भव्य राम मंदिर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है। जिस कल्पना को
अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। राम मंदिर निर्माण पर पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अयोध्या की प्राचीन पवित्र नगरी में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। ये अधिवेशन प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दिल से बधाई देता है। भगवान श्री राम, सीता और रामायण भारतीय सभ्यता व संस्कृति के हर पहलू में विद्यमान है। अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के उद्घोष, मोदी जी को जय श्री राम के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहीं अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरा संकल्प पेश किया, भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा। इस अवसर पर अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि इंडी गठबंधन आपसी स्वार्थ, मतभेद और दिशाहीन नेतृत्व के कारण निरंतर बिखर रहा है। विपक्ष की राजनीति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोबिया से ग्रसित है। यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। नेहरू के समय से कांग्रेस ने धारा 356 का लगातार दुरुपयोग किया। इंडी गठबंधन कलह, कटुता, कुटिलता और कूटनीति का पर्याय है। देश भर से आए 11,500 भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए अनुरोध किया कि हर लाभार्थी के पास जाएं तो कहना कि प्रधान सेवक मोदी जी ने उनको प्रणाम कहा है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के हैं। पीएम से मिले इस मंत्र से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। मोदी जी का स्वयं जो विजन प्लान है भारत देश के लिए, ना सिर्फ 5-10 साल का विजन प्लान है, ये तो एक सुपर पावर बनने जा रहा है हमारा भारत। क्योंकि आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आते हैं और वो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश में, तो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए ज्यादा भागीदार बनेगा क्योंकि हमें 80 की 80 सीटें उनको देनी है। हम सारे कार्यकर्ता हर घर जाएंगे, हर लाभार्थी के पास जाएंगे और मोदी जी के स्वप्न का जो भारत है 2047 का, तो किस तरह का है हम जनता को समझा के बताएंगे। एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए सरकार 400 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। इन नारों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस अधिवेशन से अगले 100 दिन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने और पार्टी के लोकसभा में जबरदस्त जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस ली है। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में जारी है। किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी जबकि पंजाब के 7 जिलों के 20 थाना क्षेत्रों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि किसानों के विरोध प्रदर्शन से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता जारी है। इससे पहले 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इससे पहले की बातचीत में सरकार की तरफ से वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, लिहाजा वार्ता पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, आज हमें 6ठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। इस बीच एमएसपी की
कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में इंटरनेट निलंबन को 3 जिलों के 11 पुलिस स्टेशनों से बढ़ाकर 7 जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों तक बढ़ा दिया है। नया आदेश 24 फरवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों के जवान टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा की सीमा यानी टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे आगे एक लेयर है जो कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। उससे आगे भी दिल्ली पुलिस ने एक और बैरिकेड बनाया हुआ है और हमें जो जानकारी मिली है उससे आगे भी जो है हरियाणा पुलिस की भी एक मजबूत जो है वो नाकेबंदी की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर टिकरी बॉर्डर पर जो है हम देख सकते हैं कि स्थिति जो है नियंत्रण में है। लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऊपर मेट्रो लाइन जो है वो जारी है जो कि बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ती है और लोगों का जो है परिचालन जो है वो किसी भी तरह से रुका नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर रोड डाइवर्शन करके ट्रैफिक को दूसरी तरफ से जो है वो घुमाया है ताकि हरियाणा और दिल्ली के बीच जो है वो आवाजाही बरकरार रहे। इधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग जो है पुलिस के द्वारा की गई है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। न केवल दिल्ली पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। इलाके में सिंघू बॉर्डर के इलाके में धारा 144 लगाई गई है ताकि लोग जो है आपस में इकट्ठे ना हो पाए और किसी प्रकार की किसी अन्य जो गलत गतिविधि है उसको जो है सक्रिय उसमें ना हो पाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि आज रविवार का दिन है, इस वजह से संख्या कम है लोगों की, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आना जाना जो है सिंघू बॉर्डर को पार कर जारी है। किसान आंदोलन के चलते कई जगह बॉर्डर बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच वार्ता से कोई सकारात्मक नतीजा निकलने से सबसे ज्यादा राहत आम लोगों को मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रिंस मिश्रा, विक्रमजीत सिंह और देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, जहां से आ रही महिलाओं के उत्पीड़न की खबरों से देश स्तब्ध है। लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगता है कि यहां की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वे इसे भूमि से जुड़ा मसला बता रही हैं, लेकिन इनकी पार्टी के टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में शाहजहां शेख अभी फरार है। वहीं यौन उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले कई हफ्तों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुलग रहा है। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कई बार पुलिस से झड़पें भी हो चुकी है। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा लगातार मोर्चा संभाले हुए है। संदेश खाली में एक भी बलात्कार की घटना से इनकार करने वाली ममता सरकार की पुलिस ने मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद आरोपी टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ साथ धमकाने और जमीन कब्जाने का भी आरोप है। मजिस्ट्रेट के सामने एक पीड़ित महिला ने रेप के मामले में अपना बयान दर्ज कराया है। मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को सिलीगुड़ी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भाजपा युवा मोर्चा ने संदेश खाली की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली सिर्फ एक वानगी है, लेकिन ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हजारों संदेश खाली बना कर रखे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि संदेश खाली की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे शर्मसार करने वाली घटना बताया है। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा
समाज के सामने उसको उजागर किया। जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होनी चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का दौरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों बशीरहाट में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुकांता भी पुलिस की लाठीचार्ज का शिकार हुए थे। इस तरीके की महिला पुलिस देखकर मुझे वहां से धकेला गया और उसके कारण चोट भी आई और उसके लिए मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये बहुत दुखद घटना है। डेमोक्रेसी कैसी हालत में आप समझ सकते हैं। शेख शाहजहां तो मिसिंग है, दीदी के चहेते भाई हैं, उनको तो थोड़ी ऐश करेगी दीदी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं सब। सर एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अनुरोध किया प्रधानमंत्री से वहां दौरा का, जो संदेश खाली के पास ही जो उत्तर परगना है, क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या अनुरोध? नॉर्थ 24 परगना में प्रधानमंत्री 7 को शायद आ रहे हैं, मतलब अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, जब तक उनके ऑफिस से नहीं है हम बोल नहीं सकते। अभी प्रोबेबली आप पकड़ लीजिए 7 को माननीय प्रधानमंत्री जी बारासात में आएंगे और वहाँ पे रैली करेंगे वोमेन्स की। संदेश खाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए थे। शिबू हाजरा की इतनी देरी से हुई गिरफ्तारी के साथ ही ममता सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहले राज्य सरकार संदेश खाली हिंसा से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन अब भाजपा और संदेश खाली के स्थानीय लोगों के दबाव में जब ये गिरफ्तारी हुई तो सवाल उठता है कि ममता सरकार आखिर किस एजेंडे के तहत शिबू हाजरा को अब तक बचा रही थी। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इस बीच संदेश खाली हिंसा मामले में महिलाओं का टीएमसी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाओं ने टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न धमकाने का आरोप लगाया। महिलाओं ने एक बैनर उठा रखा था जिस पर कार्टून के जरिए उनके दर्द को दर्शाया गया था। संदेश खाली में अभी हर एक घर में वो पीड़ित जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति हैं, वो लोग बाहर जाके किसी को बोल नहीं दे, इसलिए उस घर में पुलिस प्रशासन खड़े हैं, इसलिए कि खड़े हैं वो बाहर ना जाकर किसी का ना बोल दे। तो इसी डर से उस पश्चिम बंगाल गुजर रहे हैं। मैं सारे देशवासियों की तरफ से मैं ये मेरा आह्वान है कि हम आप लोग के पास में एक आह्वान रख रहे हैं कि आप आवाज़ उठाइए। ये बंगाल का जो शासक है इसको अभी तुरंत हटाना है। प्रशासन पंगु बना हुआ है। ऐसी मध्ययुगीन बर्बरता हमने शायद फिल्मों में भी नहीं देखी है, जहां जिस तरह से दुराचारी लोग सरेआम दशकों तक घूम रहे हैं और लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और तब जबकि राज्य के प्रशासन के शीर्ष पर एक महिला बैठी हुई हो और उन्हीं महिलाओं को जिनके साथ यह कुकृत्य और बर्बरता की गई, उन्हीं महिलाओं को झूठा साबित करने का कुचक्र चल रहा है। यह उनके घाव को और कुरेदने जैसा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर समस्त समाज के बुद्धिजीवी वर्ग एकत्रित हुए हैं और हम लोग प्रशासन से यह अपील करते हैं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। यह घटना पश्चिम बंगाल के माथे पर एक कलंक है। आज इस घटना को देखने के बाद पश्चिम बंगाल की जो प्रतिष्ठा है वह एकदम चूर चूर हो गई है और भारतवर्ष के अंदर पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस घटना का संज्ञान लेकर दोषियों को पकड़ें और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें। संदेश खाली में जो भी हो रहा है ये महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है और राज्य सरकार को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए, जो वो बिल्कुल नहीं कर रही है। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने धर्मांतरण पर विधेयक तैयार कर लिया है। इस विधेयक में कई प्रावधान हैं, जैसे धर्म बदलने से 60 दिन पहले डीएम को देने होंगे पर्सनल डिटेल्स, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा, सजा जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक को इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। धर्मांतरण की समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा के चल रहे इसी सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक का मसौदा तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इसमें प्रावधान होगा कि दूसरे धर्म को अपनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना होगा। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने के लिए कहेगा।
अगर कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो धर्मांतरण की इजाजत होगी। बल, अनुचित प्रभाव, जोर जबरदस्ती, प्रलोभन, विवाह या किसी तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में मतांतरण नहीं किया जा सकेगा। ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के पास खुद को पेश करना होगा। सरकार का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मांतरण को खूब संरक्षण मिला। यहाँ पर अवैध धर्मांतरण न हो इसके लिए भरपूर प्रयास रहेगा। पिछली सरकार में जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिया गया, यहाँ तक कि उनके कमिश्नर ने और उनके पुलिस के आईपीएस अधिकारी ने लिख करके कहा कि अवैध धर्मांतरण जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, तो सरकार ने उनको उठा करके ट्रांसफर कर दिया। धर्मांतरण करने वाले के परिजनों की अगर कोई आपत्ति है तो वे एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। ये मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई सत्र अदालत में होगी। नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष से विचार विमर्श किए बिना बनाए जा रहे धर्मांतरण कानून की निंदा की है। धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले को दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। दोबारा अपने वास्तविक धर्म में लौटने वालों पर ये कानून लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगने वाला है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने वाली है, जिसमें राज्य में होने वाले कथित और अवैध धर्मांतरण को रोका जाएगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। यहां तक कि क्षेत्रीय दल आपसी अंतरकलह से 2-4 हो रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। कमलनाथ के मुद्दे पर संशय बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। सपा नेता सलीम शेरवानी ने पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय का रथ रोकने के लिए वजूद में आया विपक्षी गठबंधन तो पहले ही जमींदोज हो गया, लेकिन अब इस गठबंधन के कई घटक दलों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी को अलविदा कह रहे हैं तो कई छोड़ने की तैयारी में हैं। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही। रविवार को पार्टी को फिर से जोरदार झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सलीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जल्द ही भविष्य को लेकर फैसला लूंगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन खत्म सा होता चला जा रहा है। कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया, मगर मुसलमानों की जायज बातों पे आवाज न उठाना ये एक तकलीफ की बात है। बता दें कि सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, बाद में फिर वापस लौट आए। इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी कांग्रेस के हाथ से निकलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि वो अभी भी स्पष्ट बोलने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसी अटकलों पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी नेतृत्व पर तंज कसा। अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस लीडरशिप नहीं समझती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई है उनको इस तरह भागने पर मजबूर करे। विपक्षी खेमों में दिख रही भगदड़ से साफ पता चलता है कि 2024 में भाजपा के विजय रथ को रोक पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संभल के कल्की धाम में कल्की मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमवार को की जाएगी।
कलयुग में कल्कि अवतार को लेकर मान्यता है कि संभल में विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि का जन्म होगा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने संभल में विश्राम किया था और उन्होंने ही धरती पर पाप बढ़ने पर कल्कि अवतार की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद 1000 वर्षों से अधिक प्राचीन कल्कि मंदिर के पौराणिक इतिहास और धार्मिक की मान्यता है। इसी कल्कि धाम में एक बार फिर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। ये वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि कल 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इसी स्थान पर जहां पर महिलाएं पूजा कर रही हैं, जहां पर शिलाएं जो है लाकर के प्रतीक के रूप में रखी गई हैं, यहीं से कल्कि धाम के निर्माण की शुरुआत होगी। इससे पहले आचार्यों के समूह द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि नारायण भगवान के धाम की आधारशिला रखी जा रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। प्रशासन ने पीएम मोदी के दौरे को केंद्रित कर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर करीब 22,000 से लेकर 25,000 लोगों तक की व्यवस्था है, तो भीड़ की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। उसको देखते हुए भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ से लेके और सारे मोबिलाइजेशन प्लेसेस तक सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है। यहाँ पर जो आगंतुक आएंगे उनके सुविधा के लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त टॉयलेट्स और पीने के पानी और उनके बैठने की व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी जांच सुविधाजनक रूप से हो सके, उनके वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित रूप से हो सके, उसके लिए भी समस्त व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। संभल के अंकरा कंबोह इलाके में स्थित कल्कि धाम का नाम कल्कि के नाम पर रखा गया है। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है और मान्यता है कि कल्कि कलयुग को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। संभल का यह इलाका पौराणिक काल में अपनी तमाम पौराणिक विशेषताओं के कारण खासतौर पर भगवान कृष्ण के उस अंतिम प्रवास, जो कि कहीं न कहीं द्वापर की समाप्ति का समय था, उसके लिए जाना गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की एक राजधानी के रूप में जाना गया। आल्हा उदल की तमाम सारे स्मरण के यहाँ पर बिंदु मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही कल्कि धाम निश्चित रूप से लोगों के मन में था और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब इसका शिलान्यास करेंगे उसके बाद कल्कि धाम मंदिर का निर्माण होगा। और इसी के साथ जो मान्यता है कि जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा तो भगवान अपने 10वें अवतार के रूप में आएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। और भारत की जीडीपी में 9.2% का योगदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब यूपी एक और मील के पत्थर के लिए तैयार है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को 10,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। औद्योगिक विकास परियोजनाओं के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो ने इस सिलसिले में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट से खास बात की। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, हमें लखनऊ में और यहाँ शुरू होने जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो यहाँ पर सोमवार को मौजूद रहेंगे। मेरे साथ हैं लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। गंगवार जी, किस तरह का ये मेगा इवेंट है और ये 4.0 है, तो जाहिर सी बात है पिछले 3 से बेहतर होना चाहिए। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उसमें 30 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे। उनमें से एक पहला माइलस्टोन जो हम लोगों ने अचीव किया है, 10 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को धरातल पर उतारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी स्टेट के लिए और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें कि अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी को अवसर में तब्दील करते हुए हम लोगों ने अपनी पॉलिसी लेवल पर, प्रोसेस के लेवल पर बहुत सारे परिवर्तन किए, जिससे कि पूरे माहौल को इन्वेस्टर फ्रेंडली किया जा सके और उसका परिणाम है कि दुनिया भर के और पूरे देश और विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं।
और आज हमारी सारी प्रोसेसेस पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से हम लोग सारी उनकी औपचारिकताओं को पूरा कराकर किसी भी निवेश को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसी कड़ी में ये पहला माइलस्टोन है जो कि कल हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। इसमें 10 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर है। आपने 10 लाख करोड़ की बात की, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? इसमें कई सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में लग रही हैं और ये लगातार लगभग हर सेक्टर में, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट सेक्टर्स का जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर पूरे यूपी में अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। गंगवार जी, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अगर हम डेलीगेट्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, लगभग 5000 लोगों को इनवाइट किया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों के लिए, और बड़ी संख्या में यहाँ पर कल उन लोगों का आगमन होगा। एक मुख्य पंडाल बनाया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी संबोधन किया जाएगा, इनॉग्रेशन भी किया जाएगा जीबीसी का। उसके अलावा भी यहाँ कॉन्क्लेव्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि पैरेलल इवेंट के रूप में अगले 2 दिन तक चलती रहेंगी। तो ये थे लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका ये कहना है कि लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरेगा और इसका शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज, लखनऊ। और जम्मू कश्मीर के लोगों को सस्ती, समग्र और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी को एम्स जम्मू का लोकार्पण करेंगे। एम्स जम्मू रिकॉर्ड 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू के विजयपुर में करीब 227 एकड़ में बना 750 बिस्तरों वाला एम्स जम्मू बनकर तैयार है। पीएम मोदी 20 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड के इस अस्पताल में 46 ट्रॉमा केयर और आपातकालीन बेड, 193 आईसीयू बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर और 50 से ज्यादा सामान्य और सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। एम्स जम्मू जो है वो हमारी कंट्री का इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इम्पोर्टेंस यू कैन से एक्चुअली दिस इज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड इट विल प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टर्शियरी केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा बट लेह एंड लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहां से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेली जो है 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स होंगे एक दिन। दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास 50 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं और 30 जो है जनरल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं कि वहाँ। एम्स जम्मू में अत्याधुनिक उपकरण जैसे सिटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब की सुविधा है। एमबीबीएस छात्रों के लिए 100 से ज्यादा सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग छात्रों के लिए 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज शैक्षणिक ब्लॉक में स्थित है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1000 सीट का ऑडिटोरियम भी बना है। रोगियों के परिजनों के रहने के लिए एक विश्राम सदन भी बनाया गया है। आधुनिक औषधि के साथ परंपरागत औषधि को बढ़ावा देने के लिए 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। एम्स जम्मू जो है इसमें हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रॉमा केयर सर्विसेज का प्रोविजन किया हुआ है और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं। अस्पताल में सौर पैनल भी लगाए गए हैं। भविष्य में अस्पताल के विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन छोड़ी गई है। 1660 करोड़ की लागत से बना जम्मू एम्स रिकॉर्ड 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। एम्स जम्मू में डेंटल केयर की भी सुविधा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एम्स जम्मू में 54% फैकल्टी और 80% नर्सिंग स्टाफ महिला हैं।
टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ साथ पूरा अस्पताल डिजिटल सुविधा से लैस है। IIT, IIM के साथ रिसर्च के लिए करार किया गया है। पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एम्स जम्मू के बन जाने से न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को फायदा होगा, बल्कि पंजाब और हिमाचल के लोगों को भी उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, एम्स जम्मू। और चंडीगढ़ की सियासत में उस समय बड़ा धमाका हो गया जब आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट व भाजपा में शामिल हो गए एवं गुरचरण काला की घर वापसी हुई। तीनों पार्षदों का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद तावड़े ने कहा कि तीनों पार्षदों को भाजपा में पूर्ण मान सम्मान मिलेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इस बीच चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ये इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का आज समापन हो गया। आदि महोत्सव 10 फरवरी से शुरू हुआ था। महोत्सव में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही कुछ लोगों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया गया। नेशनल शेड्यूल ट्राइबल्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टी रोमुआन पाइते ने कहा है कि महोत्सव सफल रहा और सेल भी अच्छी हुई है और कुछ लोगों को हमने पुरस्कार भी दिया है। ये आदि महोत्सव जो है 10 तारीख को शुरू हो गया था, काफ़ी सक्सेस हो गया और हमने आज 11 वर्टिकल्स में प्राइज दिया हुआ है, लाइक कुजीन या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या पॉटरी, ज्वेलरी। तो हमने इसमें जो है ज़्यादा सेल्स वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज दिया हुआ है। और राजधानी में चल रहा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। करीब 16 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मेले का अवलोकन किया। रविवार को ही करीब 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। और क्या खास रहा इस पुस्तक मेले में, इस पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक कर्नल युवराज मलिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 10 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को यानी कि 18 फरवरी को संपन्न हो गया है। आखिरी दिन काफ़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। और कैसा रहा ये पुस्तक मेला, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBT के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक साहब। बहुत शानदार अनुभव रहा और जैसा कि आपने देखा, जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, पुस्तक प्रेमियों का जो अंबार यहाँ लगा हुआ है, इसको देखकर निश्चित रूप से एक मिथक जरूर टूटा है कि पुस्तकों के प्रति उदासीनता है। मुझे नहीं लगता यहाँ देखने के बाद कोई कह पाएगा कि पुस्तकों को लेकर, पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को लेकर कोई नीरसता समाज में है। साथ ही साथ जो एक अच्छा संकेत यह है कि युवा पीढ़ी बहुत बढ़ चढ़ कर बाहर आई है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के हों या फिर बड़े बच्चे हों, जिन्होंने आकर काफ़ी मात्रा में यहाँ जो पुस्तक मेले में हिस्सा लिया, विजिट किया। कुल मिलाकर एक और चीज़ नहीं निकल के आई है, पुस्तक मेले का जो स्केल है वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। कितने पुस्तक प्रेमियों ने इस दौरान मेले का अवलोकन किया है? मुझे लगता है कि लगभग 16-17 लाख के आसपास का फुटफॉल रहा होगा और वीकेंड तो मुझे लगता है हम लोग शायद 2 लाख के आसपास टच कर गए होंगे। और कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति अंदर आता है, जब वो वापस आता है, उसके हाथ में एक किताब होती है। वो अनुभव उस संख्या से कहीं ज़्यादा बड़ा है कि हम लोगों को पुस्तकों की दुनिया तक खींच के ले पाए। अगले वर्ष की किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, अगले वर्ष की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। अगले वर्ष इसी समय, इसी महीने 1 से लेकर 9 फरवरी के बीच नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला नए गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के साथ, एक नए फोकस स्टेट के साथ और देश और विदेश दुनिया के प्रकाशनों के बीच एक नई शुरुआत के साथ, नए क्लेवर के साथ आएगा, जिसमें आपको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। एक नई पहल हम चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर करने जा रहे हैं, जहां केवल बच्चे साहित्यकार नहीं, बाल साहित्यकार जो बच्चों के लिए लिखते हैं वो भी आएंगे। इन सब के अलावा जो लेखकों का जो हिस्सा होगा, किताबों का जो विमोचन होगा, उसको हम बहुत बड़े स्केल पर लेके जाने वाले हैं।
इन सब के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियाँ और जो फोकस स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये सब नई शुरुआत होगी। और हमने दुनिया के जितने भी बड़े पुस्तक मेले हैं उन सब के आयोजकों को, उनके बुक फेयर डायरेक्टर्स को, उन सबको भी निमंत्रण दिया है ताकि वो ग्लोबल बुक फेयर डायरेक्टर्स मीट का हिस्सा बने और पूरी दुनिया के पुस्तक मेले आपस में जुड़ें और किताबों की दुनिया को एक नई विस्तार हम दे सके। इस बार तो पुस्तक मेला बहुत अच्छा रहा और अगले वर्ष पुस्तक मेले की तैयारी अभी से एनबीटी ने शुरू कर दी है, यानी कि अगले साल 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला फिर से आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। यहां लोगों ने पुस्तकों की जमकर खरीदारी भी की। पुस्तक मेले में आकर कितने दिखे लोग उत्साहित, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज कैसा लग रहा है? आज वर्ल्ड बुक फेयर का बहुत ही आखिरी दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पर नोएडा से आए हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं। और यहाँ आज क्योंकि आखिरी दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, काफ़ी क्राउड है। और बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी। आई हैव परचेज मैनी बुक्स ऑल्सो and this one योग भगाई रोग, so many books are here, very charming। लास्ट डे है तो हमने कहा जो काम की चीजें देख लें, डिस्काउंट भी मिल रहा है आज, तो हमने कहा इसका फायदा उठाएं। यहाँ तो सर जो पहले आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जो चलती थी रोडवेज बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, उन्हीं को इन्होंने 3-4 साल से दोबारा प्रिंट करके निकाला है। वो बुक्स हैं यहाँ सारी जो पहले बीच में बंद रही, 20-25 साल तो बंद ही रही। बुक रीडिंग मेरी हॉबी है और हम नोएडा से आए हैं एंड मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी बुक्स पढ़ी है। या किड्स की भी बुक है एंड इवन यहाँ पे मार्वल्स की है, डिज्नी एंड अकॉर्डिंग दिस ऑल्सो कोरोना। मैं प्रतिवर्ष इस मेले में आया करता हूँ और मेरा लक्ष्य होता है कि बढ़िया बढ़िया किताबें परचेज करना और बच्चों को, समाज को ये किताबों के विषय में बताना, क्योंकि किताबों से ही हम लोग आज की वास्तविक जो समाज में दुराचार, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अगर हमें एक अच्छा ज्ञान होगा तो हम समाज को अच्छा ही रोशनी और अच्छा रास्ता प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी और पुराने जितने महापुरुष लोगों ने बताया कि जीवन में सत्यता और ज्ञान का उद्भव जब भी होगा जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र में एक पर्यटक हैं। राहुल को अपने क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हों। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के 8 से 10 विधायक आला कमान के सामने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम भी अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत 2047 तक $35 ट्रिलियन और 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने टेक इंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मुंबई में टेक वीक में ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में 3 दिन उपवास के बाद जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने शरीर को त्याग दिया। उनके ब्रह्मलीन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
स्वयंसेवा संस्था स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के 11वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सेवा दे रहे चिकित्सकों को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में 6 से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस सप्ताह आयोजन के मद्देनजर आज कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक राहगीरी दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन का मकसद दिल्ली के राहगीरों को यातायात के नियमों से रूबरू करवाना और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। देश के किसानों की आर्थिक तरक्की के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना शुरू की थी। किसानों के लिए लाभकारी बनी इस योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 229.95 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए गए हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य धरा खेत हरा की थीम पर आधारित इस योजना से किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कराने में मदद मिल रही है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की जानकारी भी मिल रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसान संतुलित उर्वरकों का आज उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत घट रही है और मृदा की सेहत सुधरने के साथ मुनाफा बढ़ रहा है। किसानों को जगह जगह पर अपने पंचायत स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लैब लगाने का काम किया, ताकि किसान अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति को चेक कराए। कौन कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना बीज चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, कौन सा बीज की उत्पादन ज़्यादा होगा, तो वो हर दृष्टि से किसान को लाभ मिलने का काम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के तहत मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर किसानों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 229.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से पिछले 5 वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 83.31 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए आज देश के किसान न केवल संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बन रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोर मुकुट के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट को भारत ने 434 रनों से अपने नाम किया। ये रनों के अंतर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के चौथे दिन 557 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 122 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरी पारी में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 430 रन बनाकर घोषित की। भारत ने आज 2 विकेट पर 196 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभमन गिल 91 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। वहीं अपना पहला टेस्ट खेल रहे सरफराज खान ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल 214 और सरफराज खान 68 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जीतने पर महिला टीम ट्रॉफी पर बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि, शानदार भारतीय टीम को बधाई जिन्होंने पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में महिला टीम ट्रॉफी जीती है। उनकी सफलता कई आने वाले एथलीटों को प्रेरित करेगी। हमारी नारी शक्ति जिस प्रकार विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है वो अभूतपूर्व है। भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। इस मुकाबले में भारत के लिए पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद, ट्रीसा जॉली और युवा शटलर अनमोल खरब ने अपने अपने मैच जीते। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है।
भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 के अंतर से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। रविवार को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत की। भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में थाईलैंड की सुपनिदा कटेथॉन्ग को 21-12, 21-12 के अंतर से हराकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद महिला युगल मुकाबले में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की भारतीय महिला जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 21-16, 18-21, 21-16 के अंतर से हराकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि तीसरे मैच में थाईलैंड ने वापसी करते हुए बढ़त हासिल कर ली। भारत की अश्मिता चालिहा को एकल मुकाबले में 11-21, 14-24 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के चौथे मुकाबले में श्रुति और प्रिया की जोड़ी को भी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद टूर्नामेंट के 5वें और निर्णायक मुकाबले में जब भारत की ओर से अनमोल खरब कोर्ट पर उतरी तो उन पर हर किसी की निगाहें टिकी थीं। हालांकि 17 वर्षीय युवा शटलर अनमोल ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने इस निर्णायक मुकाबले को 21-14, 21-9 से अपने नाम करके टीम के लिए स्वर्ण पदक पक्का कर लिया। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप महिला या पुरुष वर्ग में भारत का ये पहला पदक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।